10 અને તારી કેટલી 10. કપાણી? તારી કેટલી કપાઈ? 7. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ બેટા. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ગુડ મોર્નિંગ. મહેંદી પ્રેયર સ્ટાર્ટ કરો બેટા. ઓકે મેમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. અર-રહમાનિર રહીમ. માલિકી યૌમિદ્દીન. ઇય્યાકા નઅબુદુ વ ઇય્યાકા નસ્તઈન. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ओके. तो आप सबको पता है कि अब तक हमने लेसन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. तो यस मैम. लेसन नंबर 1 जो था वो कौन सा था? कविता थी बेटी. बराबर है. इसमें बेटियों के बारे में हमें समझाया गया था. उसके बाद है दूसरा लेसन था हम भी बने महान. तो हम भी बने महान में कौन कौन से व्यक्ति के प्रसंग हमें बताए गए थे? चलो किसे याद है? कौन बताएगा? हेलो. हेलो. शबर. मैम. गोखले. मैम. हाँ, गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले. महादेव श्री रांडे. महादेव श्री रांडे. महादेव गोविंद रांडे ही तो वो तो उसके गेस्ट थे. और दूसरे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनके जीवन के प्रसंग यहाँ पर हमें दिए गए थे? हजरत अली. वेरी गुड. हजरत अली. और स्वामी विवेकानंद. वेरी गुड. स्वामी विवेकानंद. अभी एक व्यक्ति बाकी है. सचिन तेंदुलकर. बराबर है ना? हेलो. यस मैम. यस मैम. तो जीवन के प्रसंग हमें हम भी बने महान लेसन में दिए थे जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली. अब है इसके बाद था चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा. यस. वो कहानी तो इतनी मजेदार है, सबको पसंद आई होगी, है ना? यस सच्चा मैम. हीरा. यस. तो सच्चा हीरा में हमने क्या सीखा? हम्म सच्चा हीरा कहानी में हमने क्या सीखा? हेलो. हमने सीखा कि सबसे अच्छा लड़का वही होता है जो अपनी माँ को हाथ बताता है. यस. सच्चा हीरा किससे कहा जाता है? कि जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है. नहीं कि अच्छा गाना आता हो, अच्छा पढ़ाई में हो, या अच्छा ड्राइंग कर लेता हो, अच्छा स्पोर्ट्स में हो. वह सब तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब उसमें क्वालिटीज होती है. लेकिन उनसे भी उनके साथ साथ उनमें सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी जरूरी होता है. ये गुण भी होने चाहिए. और सबके लिए दया का होना चाहिए. और सब बड़े लोगों से विनम्रता से बातें करनी चाहिए. नहीं कि सबके सामने ऐसे वैसे कुछ बोलते रहना चाहिए. या हमारे घर में हम सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना उस पर डिपेंड है. अपने आस पड़ोस में यदि आप तो छोटे बच्चे हो तो आपको कोई आस पड़ोस वाला भी कहे कि जाओ मुझे नुक्कड़ वाली दुकान से कुछ वस्तुएं ला कर दो, तो आप उसे ये उसका काम करने से मना कर देंगे तो उसको बुरा लगेगा. लगेगा ना? लेकिन आप जल्दी जल्दी जाकर उसे ला देंगे तो वो कितना खुश हो जाएंगे. बराबर है? तो ऐसे सभी गुण हम में होने चाहिए. नहीं कि अकेली पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में या ड्राइंग में कुछ भी. वह सब तो जरूरी है कि वह सब हमें
अच्छा आए, लेकिन हमें अच्छे गुण भी होने चाहिए कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बराबर है? तो हमने थर्ड चैप्टर में ये समझा। अब है लेसन नंबर 4, देश के नाम संदेश। तो ये देश के नाम संदेश जो है उसमें इस लेसन में हमें एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र से एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में वो क्या लिखता है कि अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने देश के नाम एक संदेश दिया था, कि एक मैसेज भेजा था कि आप सबके पास एक 10 मिनट के लिए मेरे पास मेरे बात सुनने के लिए समय है, तो मेरी बात सुनिए और इस बात को और 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये सबके मन में सबके दिमाग तक ये सब बातें पहुंचे और अपने देश के लिए अच्छी भावनाएं पैदा हो, और अपने देश को हम कैसे साफ सफाई रख सकते हैं और अपने देश के रूल्स को हम कैसे फॉलो करें। तो इस लेसन में हमें अब्दुल कलाम ने ये संदेश भेजा है। बराबर है? तो ये संदेश जो है वह एक पत्र के माध्यम से ये किरण नाम का लड़का जो है वह अपने मित्र हर्ष को लिख रहा है। तो इसमें डॉक्टर कलाम जी जो है वो क्या संदेश देते हैं कि डॉक्टर कलाम संदेश देते हैं कि हम डॉक्टर कलाम जो है वो अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछने चाह रहे हैं कि क्या आपके लिए अपने देश के लिए आपके पास 10 मिनट है? जो यदि हाँ तो ये पढ़िए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो इसके बाद देश के लोगों को सोच में डालकर वह कहते हैं कि तुम सब कहते हो कि हमारी सरकार जो है वो निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, और नगर पालिका जो है वो ठीक से कचरा नहीं उठाती है, फोन तो कभी भी हमारा काम ही नहीं करता, रेलवे तो एक मजाक बनकर रह गई है, एयरलाइंस तो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस हमारी है, चिट्ठी तो वो तो कभी मंजिल तक समय पर पहुंचती ही नहीं है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, अपने देश और अपनी सरकार पर ये सब थोप रहे हैं कि हर वक्त हम उसकी ही गलती निकालते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बराबर है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके ये सब ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम है वो कहते हैं कि यदि आप विदेश जा रहे हैं, मान लो शायद आप सिंगापुर ही जा रहे हैं, तो आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति है जो आप वहीं उसके हवाई अड्डे पर उतरते हो, और वहां कहीं भी आप सिगरेट का टुकड़ा फेंक नहीं देते हो, इधर उधर फेंकते हो। आप अपनी जगह आप उस व्यक्ति की जगह आपको रख लीजिए, और सिंगापुर के हवाई अड्डे पर यदि आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसका जो पीछे का टुकड़ा बेचता है वो आप सड़कों पर नहीं फेंकते हैं, आप डस्टबिन ढूंढकर उसी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी गंदगी नहीं फैलाता है और सब लोग एकदम से स्वच्छता रखते हैं। तो तभी हमें क्या होता है कि हम ये टुकड़ा जो है वो इधर उधर नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं, और बाद में हम कहते हैं वाह, यहाँ पर तो कितनी स्वच्छता है, कितना अच्छा है। तो यही वो टुकड़ा यदि आप भारत में होते तो फेंक देते ना रास्ते पर। हाँ, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कलाम हमें कहते हैं कि यदि आप दूसरे देश में गंदगी नहीं फैलाते हैं तो अपने देश में गंदगी क्यों फैलाते हो। बाद में हम कहते हैं कि हमारी नगर पालिका जो है वो ठीक से सफाई नहीं करती है। यदि आप कहीं विदेश में जाते हैं तो जो पार्किंग का समय होता है ना, उतनी ही समय आप पार्किंग में अपनी कार रख सकते हो। यदि आपने 2 घंटे या 3 घंटे का समय दिया है तो उन्हीं में उसी समय में आपको अपनी गाड़ी जो है वो वापस ले लेनी है। यदि आपके समय के
ज्यादा आपकी गाड़ी वहां पर रुकी पार्किंग में, तो आपको इस पर क्या करना होगा? इसकी टिकट पंच करानी पड़ेगी, यानी कि आपको उसका जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यदि हमारे देश में हो तो आप क्या करते हैं? आप क्या उखाड़ लेंगे? मेरा, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे जानते हैं आप। ऐसी सब हम दलीलें करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, करते हैं ना। लेकिन जब सिंगापुर या किसी विदेश में हम जाते हैं तो ये आर्ग्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, वहाँ हमारा कुछ नहीं चलता। बराबर है? यदि आप दुबई में यस मैम। रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं खाने की साहस करते, और जिहाद में तो आप अपना मत्था ढके बिना बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये सब हम रूल्स जो है वो दूसरे देशों में फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम भारत में एंटर होते हैं कि सब भूल जाते हैं, है ना। बाद में हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा है वैसा है, यहाँ कुछ ठीक से नहीं है, गंदगी है, हमारी सरकार ने कमी है, हमारे कानून कोई फॉलो नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले हम ही नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? बराबर है। अभी दूसरे देशों में आपने सुना होगा कि हमारे व्हीकल्स की कुछ लिमिट होती है, उतनी ही स्पीड से हम व्हीकल्स चला सकते हैं, नहीं कि हम इनसे ज्यादा। वॉशिंगटन में आपने सुना होगा कि 55 माइल की झड़प से ज्यादा, स्पीड से ज्यादा आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। तो 1 घंटे में आप सिर्फ 55 ही माइल चला सकते हैं, और इनसे ज्यादा आप चलाने की कोशिश करें तो आपको पुलिस जो है वो पुलिस को जुर्माना देना पड़ता है। और बाद में वहां पर आप इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे भी तो भी आप पुलिस के साथ कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब वो पुलिस कहती है कि आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा तो आपको देना ही पड़ेगा। वहां आपकी और हमारी कुछ नहीं चलती। बराबर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आपको कहीं भी खाली नारियल उछलते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर समुद्र तट इतने स्वच्छता से भरे होते हैं कि वहां पर कोई कहीं भी कुछ रैपर या वेफर खा के कचरा इधर डाल दिया, या कुछ पैकेट्स खा के डाल दिया, नारियल पी के फेंक दिया, तो ऐसा नहीं चलता। वहां पर एकदम से स्वच्छता होनी चाहिए। टोक्यो की सड़क पर आप पान की पिचकारी नहीं मार सकते, और बोस्टन में आप नकली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीद पाते? क्योंकि वहां पर किसी की नहीं चलती। बोस्टन जैसा एक देश है, वहां पर लोग क्या, हमारे यहाँ देशों में तो नकली रिजल्ट बनवाते हैं, नकली प्रमाण पत्र बनवाते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, लेकिन विदेशों में ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर ये सब काम नहीं होते। यहाँ तो हम किसी को भी रिश्वत देकर कोई भी काम करवा लेते हैं, लेकिन बाहर के देशों में आपने सुना होगा कि रिश्वत जैसा नाम सुनने को ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ यदि एक बार कोई रिश्वत की या भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो उसे उसकी नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। इसीलिए कोई इतना साहस ही नहीं करता कि कोई बुरे काम या गलत काम कर सके। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप सबकी ही बात कर रहा हूँ, हाँ, फक्त आपके लिए ही। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुम जब दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हो तो अपनी व्यवस्था का क्यों नहीं, अपने देश का क्यों नहीं? आप दूसरे देश से अपने देश की धरती पर पैर रखते ही सिगरेट का टुकड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, कागज के टुकड़े जो है वह भी आप कहीं पर फेंक देते हैं। तो दूसरे देशों में आप अच्छे नागरिक बनकर रह सकते हो तो हमारे देश में क्यों नहीं? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुंबई नगर पालिका के पूर्व कमिश्नर तिनाईकर टाकी ने कहा था कि धनवान लोग जो है, पैसे वाले लोग जो है, वो अपने कुत्ते को लेकर गंदगी फैलाने इधर उधर निकल जाते हैं। तो जब वह गंदगी फैलाकर बाद में अपने घर को चले जाते हैं तो सड़कों पर गंदगी रह जाती है, और बाद में क्या करते हैं, सभी लोग जो है वो प्रशासन को दोष देते हैं
कि हमारा प्रशासन यानी कि हमारी सरकार कुछ अच्छे रास्ते क्लीन नहीं करवाते हैं और हर जगह गंदगी गंदगी फैलाते हैं। तो क्या पैसे वाले लोग ये इच्छते हैं कि जब वह अपने कुत्ते को लेकर हाजत के लिए बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उसके पीछे कटोरा लेकर निकले? ये सब बातें राष्ट्रपति जी अपने देश को डांटते हुए कहते हैं। राष्ट्रपति जी उदाहरण में कहते हैं कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी गंदगी साफ करनी पड़ती है। ये बाद में शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी सरकार को हम वोट दे देते हैं, बाद में सभी जवाबदारी जो है वो सब हम उस पर छोड़ देते हैं और हम आराम से बैठ जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम सबके नाज नखरे जो है वो हमारी सरकार उठाए और बाकी सब काम जो है वो सरकार करेगी। तो अपनी जमीन पर हम कागज के टुकड़े पर कचरे डस्टबिन में डालने की कोशिश नहीं करते, वह भी हम इधर उधर फेंक देते हैं। रेलवे में भी हम क्या करते हैं कि रेलवे में हम अपने लिए स्वच्छ साफ बाथरूम मिलेंगे उसकी या आशा रखते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग जो है वो सही तरीके से नहीं करती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज ये सब हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम सोचते हैं कि दहेज दहेज यानी क्या, दहेज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है बेटा? हेलो, दहेज का मतलब क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता। दहेज का मतलब होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो अपने मायको वाले से दिए जाने वाला धन और सामान को क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। बराबर है? समझ में आया सबको? यस। दहेज दहेज किसे कहते हैं कि जब हमारी बेटी या अ, बहन की शादी होती हो तो हम उसे जो धन या वस्तुएं या कुछ गहने वो सब देते हैं, उसे क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। तो हमारे देश में भी बड़े बड़े लोग जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमें दहेज देना नहीं चाहिए, दहेज लेना नहीं चाहिए, लेकिन सब क्या करते हैं जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि एक मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं लूंगा तो उनसे क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसी बातें करने लगते हैं। इसलिए सब अपनी बेटी बहन को दहेज देती भी है और सब बेटे वाले या लड़के वाले होते हैं वह सब दहेज लेते भी है। तो दहेज देना या लेना वो क्या है? वो एक गलत बात है। बाद में राष्ट्रपति जो है वह अपने संदेश में पूछते हैं कि इन व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसके लिए, किसकी है? तो आप सहलाई से कह देंगे ये व्यवस्था जो है वो मिले हुए हैं हमारे आस पड़ोस के लिए और हमारे आसपास के घर के लिए, दूसरे शहर के लिए, अन्य समुदाय के लिए और सरकार के लिए, पर मैं और आप तो बिल्कुल नहीं। जब कोई अच्छी बात करने की बारी आए तब हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, यानी कि हम उनसे दूर हट जाते हैं। जब दूसरे देशों की ओर देखें तो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आ जाएगा और जादुई हाथ चमत्कार से हमारा देश जो है वो एकदम क्लीन कर जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शुरुआत हम हमसे ही करें। हम ही अपने देश को स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ठीक न मानकर कई लोग जो है वो पैसा और धन कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। जब दूसरे देश चले जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ तकलीफ हो तो वो उस देश को छोड़कर और भी दूसरे देश चले जाते हैं। तो वहां पर जाकर जब उन्हें ठीक से काम नहीं मिलेगा
तो वो दूसरे देश चले जाएंगे। यदि वहां पर उसे कुछ मुश्किल हुई या कुछ युद्ध हुआ या कोई दूसरे देश वालों को फटाफट वहां से निकाल रहे हैं या जेल में पूर रहे हैं, तो बाकी सब क्या करेंगे? अपने देश से, सरकार से क्या करेंगे? मदद मांगेंगे कि हमारी सरकार हमें यहाँ से बचाकर अपने देश वापस ले जाए। लेकिन यदि किसी में कुछ भी अच्छी क्वालिटीज है, तो वो ये नहीं सोचता कि हम अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को आगे बढ़ाए। लेकिन यदि कोई अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा हो या कुछ अच्छा कमाने लगता है, तो वो बाद में तुरंत ही विदेश चले जाने की सोचते हैं। लेकिन विदेशों में जब उन्हें तकलीफ हो, तो बाद में उसे भारत सरकार ही बचाकर अपने देश में वापस लाती है। तो सब लोग ये नहीं सोचते कि अपने ही देश में हम सकारात्मक योगदान देकर अपने देश को आगे बढ़ाए और हम अपने देश को प्रगति में अपना सहयोग दें। नागरिक श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत हम हमसे ही शुरू करें। और ये सब बातों के लिए, इस संदेश के लिए सब सहमत हो, तो ये संदेश जो है वो अपने और 10 साथियों को ईमेल भेजो। तो यहाँ पर हमें किरण नाम का लड़का जो है वो अपने मित्र हर्ष नाम के लड़के को ये पत्र लिखता है और उस पत्र में कहता है कि हम सबको राष्ट्रपति कलाम ने ये संदेश दिया है और इस संदेश को हम सबको अनुसरना है। बराबर है? तो हमने इस पाठ के सार को समझा और अब हम इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें समझे तब हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बराबर है? तो चलो इस लेसन को रीड करेंगे। अली हसनैन, अली हसनैन प्रेजेंट है बेटा? हेलो अली हसनैन, अली हसनैन नहीं है मैम। नहीं है? शबर, हेलो। यस मैम। हाँ चलो बताओ बेटा। क्या? सॉरी, बताओ क्या रीड करो लेसन। लेसन नंबर 4, देश के नाम संदेश। मातृ छाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खर्चा पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर अपने संदेश की शुरुआत में पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। बताते हुए आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारा कानून पुराने पड़ गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गया है। एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है।
चिट्ठियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकेंगे और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रक्षक महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय पर निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं। साहस जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा में ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि तू मुझे कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ओके, चलो अब रीड करेंगे सनराज। सनराज, सनराज प्रेजेंट है? दूसरा कौन प्रेजेंट है बेटा? मेहंदी? यस मैम। हाँ मेहंदी। और कौन प्रेजेंट है बेटा? शब्बर, शबा ने तो रीड किया ना। सुफियान, साहिल, सनराज। सुफियान, सुफियान, साहिल, हेलो, चलो कौन रीड करेगा ये लेसन? हेलो, हेलो, मेहंदी? यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते।
टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप योग्यता प्रमाण पत्र जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। आगे हम्म। बढ़ कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष थोपते हैं। हम्म। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को आदत लगेगी तो यह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? हम्म। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरा बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में उसका उलट करते हैं, और हम्म। बहाना दे, देखे बुरी व्यवस्था ही खराब है। मेहंदी, लेक्चर यस बेटा मैम। लेक्चर पूरा हो गया। ओके, अगले लेक्चर में हम ये जो थोड़ा बाकी है उसे रीड करके एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा।